आदरणीय मंच, पता नहीं एक मेरे मित्र है दीपक शर्मा, मैंने उसको अक्सर कहा कि दीपक चश्मा पहनते हो, थोड़ा चश्मा बदल लो, शायद तुम्हारा नंबर बदल गया। उसने इस हाथी को टाइगर कहना शुरू कर दिया और पता नहीं सारी दुनिया टाइगर कहते हैं। मैं कोई बहुत क्रांति नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ी समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस प्रामाणिकता से पत्रकारिता कर रहा हूँ। जिस पत्रकारिता में आया हूँ तो प्रामाणिक तौर से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन समय इतना खराब है कि प्रामाणिकता से पत्रकारिता करने वाले लोग भी सेलिब्रिटी हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। शायद ये मेरी नियति है। आज ये ज़रूर कहा किसी ने कि दिग्विजय जी आए तो ये कार्यक्रम कांग्रेसी है क्या, और हमारे बड़े भाई ने तो बहुत बढ़िया कहा कि सारे कांग्रेसियों के लिए परेशानी ही दिग्विजय जी है। वो कांग्रेसी वो है जो स्लीपर सेल है बीजेपी के कांग्रेस में, उनको तो तकलीफ होगी। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता है और एक तरफ एक पत्रकार है जिसके खिलाफ कांग्रेस का एक केस चल रहा है। मेरे लाइफ में पहला मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस मेरे 35 साल के 40 साल की पत्रकारिता में है, और वो कांग्रेस के नेताओं ने किया। लेकिन वो बात अपनी जगह है, अपनी प्रोफेशनल एथिक्स प्रिंसिपल्स अपनी जगह है। आज का जो विषय है संविधान विहीन भारत की कल्पना, मैं आज आप ही को पूछना चाहता हूं। एक तो दिग्विजय जी स्टेज पे है तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट रहा करता था तब ये मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे, फिर हम पत्रकारिता में आए तो ये मुख्यमंत्री बने, कई बार आमने सामने भी रहे। लेकिन वो एक जब मंच भरा बहुत हेवी हो, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हो, तो थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है, क्योंकि ये कोई जुमलेबाजी वाला अवसर तो नहीं, क्योंकि संविधान पे बात करनी है। तो जो मैं पूछ रहा था आप सबसे कि आपने कहा कि एक कल्पना संविधान विहीन भारत की, हमें कल्पना करनी है, इसके बारे में सोचना है, या 2013 से ये भारत वो भोग रहा है इसके बारे में चर्चा करनी है, ये तय करना होगा। संविधान विहीन भारत तो 2013 में ही इसकी नींव डल गई। इसके पहले प्रयास बहुत हुए होंगे, जैसे कॉमरेड साहब ने कहा कि बहुत पहले से 1500 साल पहले से लगातार ये सर उठाते हैं बीच बीच में। लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब संविधान बना और लोगों ने ही, इस देश के लोगों ने ही अपने आप को अर्पित कर दिया, उस संविधान विहीन भारत की कल्पना क्या हो सकती है, ये हम सब लोग भोग रहे हैं, देख रहे हैं, जी रहे हैं। और 5 साल निकल गए, फिर 5 साल उन्हीं को मिले, और उसके बाद फिर कितने साल रहेंगे कोई बता नहीं सकता। और अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो ये अब तय हुआ है कि यदि इस भस्मासुर को समाप्त करना होगा तो जनता को ही उठना होगा। अब ये चुनावी प्रणाली से खत्म होने वाली चीज नहीं है। मैं क्यों कहता हूं कि संविधान विहीन भारत है? 2013 से 19 एक प्रयास चला, 19 के बाद जब 300 पार का आंकड़ा लेकर नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल हॉल में आए, और आने के बाद उन्होंने सबसे पहले संविधान की बड़ी जो प्रति रखी हुई थी ओरिजिनल, उसको साष्टांग मतलब माथा लगाया और नमन किया। तब कई लोगों ने ये कहा कि क्या इंसान है, संविधान के सामने नतमस्तक हो रहा है, इसी संविधान को लेकर देश चलाएगा। लेकिन बाद में पता पड़ा उन्होंने संविधान को नमन किया और कहा बहुत हो गया, अब तुम अंदर चले जाओ, अब तुम्हारी जरूरत इस देश को नहीं है भाई, अब मैं आ गया हूं, अब मैं ही संविधान हूं, मैं ही न्यायपालिका हूं, मैं ही विधायिका हूं, मैं ही जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, और मैं देश चलाऊंगा।
और उसके बाद आप देखिए संविधान क्या होता है। जैसा कि कॉमरेड साहब ने कहा कि ठीक है, संविधान है, एक किताब है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन क्या उस संविधान लागू करने की इच्छा है? जब बाबा साहब ने अपना आखिरी भाषण संविधान सभा में दिया तब उन्होंने बाकायदा इस बात को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सभी कहते हैं कि संविधान बहुत बेहतरीन है, लेकिन संविधान बेहतरीन या बुरा नहीं होता। संविधान संविधान होता है, इसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं यह तय करते हैं कि संविधान अच्छा होगा या संविधान बुरा। गीता गीता ही है, लेकिन गीता को समझने वाले लोग तय करते हैं कि गीता के मायने क्या है। जब मैं सैनिक स्कूल सातारा में पढ़ रहा था तब पूना में जोशी अभ्यंकर हत्याकांड का एक बहुत बड़ा सिलसिला चला। 1 महीने तक पूना 4 बजे अपने घर में बैठ जाता था। पूना के रोड पे कर्फ्यू लगता था, क्योंकि ऐसा ही ग्रुप था कि जो घर में घुस के पूरे घर के लोगों को मार डालता था। पहली जो हत्या हुई वो अभ्यंकर जोशी फैमिली की और आखिरी अभ्यंकर फैमिली की। उसके बीच में कई परिवार निपटाए गए। वो बच्चे पकड़े गए, कॉलेज के बच्चे थे, और वो इतने माहिर थे कि हत्या करने के बाद जब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोग जमा हो गए, तो उन्हीं के बीच में जाके देखते थे पुलिस क्या कर रही है। उनको फांसी की सजा हुई, निश्चिंत बैठे थे। जज ने पूछा, तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा है कि तुम्हें फांसी की सजा हो गई है? तो उसमें से एक जो लीडर टाइप था, बड़ा था, उसने कहा नहीं नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि हम गीता पढ़ते हैं। हमने जो कुछ भी किया, जिन परिवारों को मारा उनकी मौत तय थी, निमित्त हम थे। अब हमारी भी मौत तय है, निमित्त जज साहब है। उसी गीता को ये भी कूपड़ ऐसे पढ़ते हैं। तो जब कूपड़ आदमी के हाथ में यदि सत्ता जाए तो सर्वश्रेष्ठ विश्व का संविधान भी, माफ कीजिएगा, कूड़ा बन जाता है। इसीलिए संविधान में क्या है, 3 स्तंभ है, वो देखते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है। सबसे पहले कार्यपालिका को अपने घर में दरवाजे पे कुत्ता बना के बांध दिया, न्यायपालिका के पैरों में घुंघरू बांध दिया, वो मुजरा करने लगी है राजा साहब के दरबार में, और ये शहंशाह बन के बैठे। और ये मैं सैल्यूट करता हूं बाबा साहब को एक बारे में, कि उस समय जब देश ने आजादी ली थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, एक जज्बा था, ऐसे इसमें भी उस जज्बे के साथ बहने के बजाय उन्होंने बहुत आगे की सोची। उन्होंने कहा कि मुझे एक डर यह भी सता रहा है कि कहीं आने वाले समय में लोग किसी व्यक्ति की इतनी पूजा न करने लगे कि उसे डिक्टेटर बना दे, तानाशाह बना दे। और यदि वो तानाशाह बना तो उसी संविधान को सामने रख के इस देश के नागरिकों को रौंद देगा। संविधान वही होगा। आज जब न्यायपालिका ने ये संविधान में, आज क्या है, चुनाव होते हैं, जो लोकतंत्र है, क्योंकि मैं प्रजातंत्र बोल रहा था तो किसी ने मुझे टोका, कमरेड साहब बोले प्रजातंत्र बोलने से इसमें सामंती बू आती है, इसको लोकतंत्र कहा जाए। तो लोकतंत्र में चुनाव क्या होता है? चुनाव ही तो सब कुछ है, और चुनाव करवाने वाली एजेंसी उसको निष्पक्ष और प्रामाणिक होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने जब व्यवस्था दी कि प्रधानमंत्री, सबसे बड़े विपक्ष के दल के नेता और स्वयं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, तीनों मिलकर तय करेंगे कि इसके आयुक्त कौन होंगे। क्या बुराई थी उसमें? नया कानून लाके, देखिए, एक कानून लाने का भी अधिकार संविधान नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान ठीक है, कूपड़ के हाथ में आ गया, बंदर के हाथ में वस्तुरा लग गया, वो कितनों को जख्मी करेगा कोई पता नहीं। उन्होंने नया कानून लाकर खुद अपने मंत्री और विपक्ष के एक नेता को जोड़कर अपने मनमानी तरीके से काम करने लगे।
और पहला उदाहरण, पहली जो नियुक्ति है वो राजीव कुमार की हो गई। आज राजीव कुमार ये काला धब्बा है इस देश के लोकतंत्र पे, काला धब्बा है इस चुनाव प्रणाली पे। निर्लज्जता का ये अमृतकाल चल रहा है, हम हमेशा कहते हैं, और इनको शर्म है कि आती नहीं। चुनाव होते हैं, मायावती का एक सिंबल है हाथी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे, हाथियों को ढको, मूर्तियों को ढको, क्योंकि वो चुनाव का प्रतीक है, एक विज्ञापन माना जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ट्रांसपेरेंसी है। हाल ही में एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है यूपी में, उसने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा कि भाई ये राम जन्मभूमि का जो न्यास है, ये प्रधानमंत्री का लोगो, प्रधानमंत्री का फोटो लगा लगा के क्यों लेटर पैड पे अपील करता है? ये प्रधानमंत्री का फोटो चुनाव में बैन करना चाहिए। तो उसको लेटर गया कि ये उन्होंने बहुत पहले छापा था, इसलिए एक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि वो फोटो पहले छापने पे एक्शन नहीं हो सकती तो फिर मायावती की मूर्ति क्या रातों रात लग गई थी? वो भी तो पहले ही लगी थी। पूरे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी जी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी तक आग उगलते रहे। हेमंत विश्व शर्मा पता नहीं उस कांग्रेस में कैसा रहा इतने सालों, उसको तो होना ही नहीं चाहिए था। मतलब कई बार गुलाब के बाग में धतूरा भी कैसा उग गया है, और ये गुलाब वालों ने पाला उसको कई साल, और उसके बाद वो जो बोलता है झारखंड में अकल्पनीय है। रोज कंप्लेंट जा रही चुनाव आयोग में, रोज कंप्लेंट जा रही है। चुनाव आयोग आराम से बैठ के हंस रहा है। और 18 तारीख को जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, 12 घंटे पहले एक नोटिस जाता है जेपी नड्डा को भी और खरगे को भी, और दोनों को नसीहत दी जाती है कि अपने अपने लोगों को रोको। दोनों ने पत्र दिए होंगे, रिप्लाई दिया होगा कि हाँ साहब हमने बोल दिया। जब तक ये रिप्लाई आया तब तक चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था। यदि ये चुनाव आयोग ऐसी बात करे तो फिर चुनाव करवानी नहीं चाहिए। हरियाणा में जो हुआ उसके बाद तो चुनाव करवानी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद तो चुनाव प्रणाली पर किसी का विश्वास ही नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट है, लोकसभा सीटों में 79 सीट्स ऐसी थी जहां जितने वोट गिरे उससे ज्यादा गिने गए, उसमें से 60 बीजेपी जीती। बीजेपी का ओरिजिनल स्कोर 180 है, 60 मशीन का जुगाड़ है तो 240 हो गए। यदि ये बैसाखियों पे नहीं आता तो ये सांड मदमस्त होकर क्या क्या करता इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बैसाखियों पे तो आ गया, लेकिन फिर उसको समझ में आ गया कि अब जनता मुझे वोट नहीं देगी, अब मुझे वोट लेना है मशीनों से। और लगातार मशीनें वोट दे रही है और सत्ता दर सत्ता बना रही है। बहुत बड़ी बात कह दी। ये खबर एक बार मैंने कही थी तो किसी ने मुझे कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। महाराष्ट्र के चुनाव में पैसा, अडानी और लॉरेंस ये था। उन्हें कहा लॉरेंस का जिसको मारा, जिस विधायक को मारा, उसका क्या दोष था? ऐसे सैकड़ों विधायक हैं, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है, आरोप इस पे भी थे। लेकिन एक विधायक की हत्या करके बाकी पॉलिटिशियंस को ये मैसेज दिया गया, या तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो चुनाव हार जाओ। चुनाव जीत गए तो सरकार टिकने नहीं देंगे और तुम्हें हम जीने नहीं देंगे। ये हमारे पास एक पासवर्ड है और इसका हम उपयोग करेंगे। क्या पैसा बहा है। और उसके बाद जब अडानी को जो मिलेगा, वो चाहे क्रिमिनल घोषित हो, उसका वारंट निकले अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ हो, चाहे केनिया में उसके प्रोजेक्ट बैन हो, चाहे लंका या बांग्लादेश सवाल उठाता हो, हमारे प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मार्केटिंग मैनेजर है।
कोई भी मार्केटिंग मैनेजर अपना माल बेचने के बाद कभी मानता ही नहीं उसमें डिफेक्ट है। वो अब लगातार उसको बोलता है कि नहीं यही है, आपने ठीक से मशीन नहीं चलाई होगी, मशीन तो मेरी ठीक थी। तो ये हो रहा है न्यायपालिका में। हम चंद्रचूड़ जी को पूछते थे, हमने ही कई बार कार्यक्रमों में कहा कि एक आशा का दीप न्यायपालिका में दिख रहा है। चंद्रचूड़ जी लोगों को भाषण देते हैं, न्याय होना नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय होते हुए दिखना चाहिए। तालियां बजाई लोगों ने। चंद्रचूड़ जी ने न्याय किया, न्याय दिखा नहीं कहीं किसी को। महाराष्ट्र में न्याय हुआ, न्याय दिखा नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड में न्याय हुआ, न्याय दिखा किसको? मतलब आपने कहा कि न्यायालय ने यह कह दिया है कि इस लड़की की इज्जत इस आदमी ने लूटी, आगे क्या? नहीं, आगे हमारा काम नहीं है। तो फिर न्याय कहां हुआ? तो न्यायपालिका ध्वस्त कर दी, सारी इंस्टीट्यूट ध्वस्त कर दी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पामेरियन कुत्ते बन चुके हैं सत्ता के दरबार में। जो ऊपर से आदेश आते हैं बिना सोचे समझे। एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस देश का 5 महीने जेल में रहता है लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको कैंपेन करने नहीं लेके जाया जाता है। और जब उसको जमानत मिलती है तो कोर्ट पूछता है कि ये 8.5 एकड़ जमीन का इस आदमी से क्या लेना देना। बोले साहब इसने कब्जा कर दिया। अरे कहां कब्जा है? कोई कब्जा दिखाने की स्थिति में नहीं हो, कोई सेल डीड दिखाने के चक्कर में नहीं हो। इस आदमी का उस लैंड रिकॉर्ड से कहीं कुछ नहीं है। बोले किसी ने हमको ऐसा बोला था। ओ बाप रे। यही छत्तीसगढ़ के अग्रवाल के केस में, कोल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को कहा कि अरे भाई सिर्फ लोगों के एफिडेविट पे और लोगों के कहे हुए बातों पे अरेस्ट करना बंद करो। एजेंसी हो, वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो, साइंटिफिक एविडेंस से जुड़ाओ। किसी को भी उठा के लाते हो। यह बोलने वाला सुप्रीम कोर्ट फिर जमानत क्यों नहीं देता, यह सवाल है। यह बोलने के बाद भी केजरीवाल अंदर ही थे, केजरीवाल को जमानत नहीं। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, उसका गृह मंत्री बहुत बड़ी ताकत रखता है। वो गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहा 100 करोड़ के वसूली के जुर्म में। और जिस अधिकारी ने जुर्म लगाया उसको जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, हाईकोर्ट में जब केस गया, पूछा कि भाई आपने कहा 100 करोड़ रुपए वसूली कर रहे हैं, बोला है, क्या प्रूफ है आपके पास? आप तो मुंबई कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर। उन्होंने कहा कि सर मैंने कुछ अधिकारियों को बोलते हुए सुना था, इट वॉज ऑन अ हियर से। यदि किसी अधिकारी के, और ये अब रास्ता खुल गया है, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि मोदी जाएगा, कोई नया आएगा तो कोई क्रांति होगी। मैं ये भी बोल रहा हूं आपको, उसके बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो क्रांति होगी ना। वो भी एक काम करेंगे, किसी भी आदमी को पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे लिख इसमें कि मोहनलाल यादव ने ऐसा किया, लिख इसमें अमित शाह ने ऐसा किया, उसके लिखावट पे अमित शाह अंदर। क्योंकि अब डर इस बात का नहीं कि बुढ़िया मर गई, डर इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया है। अब आने वाला हर राजनीतिक दल यही करेगा, तो ये अराजकता बनी रहेगी। क्योंकि अब मुझे कुछ, जब तक जन जागरण नहीं होता तब तक मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और जन जागरण के लिए महात्मा गांधी चाहिए, जेपी चाहिए, जब आंबेडकर साहब चाहिए। अब लोग दिखते नहीं, वो है कहां? जो भी आते हैं बिकते हैं। क्या दलित नेता नहीं है? क्या दलितों को नेतृत्व नहीं दिया है? हर राजनीतिक दलों में एक दलित नेता है। वो क्या करता है? आठवले दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं मोदी जी की कैबिनेट में। क्या है वो राजनीति के चंकी पांडे हैं। वाहियात कविता सुना सुना के उनको लगता है कि वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। यदि पिछड़ों को न्याय चाहिए, क्योंकि देखिए बात सब करते हैं, मैं कांग्रेस को थोड़ा लीवरेज इसलिए देता हूं, इसलिए नहीं कि दिग्विजय जी यहां पे, इसलिए कि वहां नमक, आटे में नमक था, यहां नमक का ही आटा गूंथा जा रहा है। आज भी ऐसा कभी नहीं हुआ कांग्रेस के राज में कि किसी दलित लड़के ने गॉगल पहनने पे पीटा गया हो। और जहां 10 साल से डबल इंजन की सरकार है गुजरात में और 35 साल से सरकार है वहां पे
राम राज्य चल रहा है, वहां क्यों पीटता है? आज क्यों दलित को यदि अपनी बारात निकालना हो तो पुलिस बुलानी पड़ती है? क्यों पुलिस प्रोटेक्शन में दलित को जाना पड़ता है? क्यों दलित की लड़की यदि नदी में पानी पीती तो पीटी जाती है? क्योंकि उसने नदी को झूठा किया। सवाल यह है। तो फिर कौन से 75 साल हो गए देश को आजाद हुए? संविधान तो वही था। संविधान कहां बदला है? बदलने की बात हो रही है, लेकिन संविधान तो वही है ना। उसी संविधान के तहत क्यों नहीं दलितों को अधिकार मिल रहे हैं? क्योंकि संविधान न्यायपालिका को अधिकार देता है कि वह दलितों की रक्षा करे, कार्यपालिका को अधिकार देता है कि वह दलितों की रक्षा करे। यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों सरकारी दरबार में मुजरा कर रहे होंगे तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बदलना होगा, जन जागरण करना होगा। इकट्ठा वोट नहीं। सभी राजनीतिक दलों में दलितों के नेता हैं। बुलाइए एक दिन फोरम पे, सभी को दलित नेताओं को बुलाइए, सभी राजनीतिक दलों को दलित नेताओं को बुलाइए और पूछिए, दलित कोटे में नेता बनते हो आप, क्या करते हो? राष्ट्रपति क्या हो गया? इस देश का राष्ट्रपति दलित कोटे से आया। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। इनको तकलीफ होती है। तकलीफ हमको इसलिए नहीं होती कि तूने दलित को राष्ट्रपति बनाया, तकलीफ इसलिए होती है कि जो दलित राष्ट्रपति बनने के बाद सामंती बनता है, वो आप ही के रंग में ढंग जाता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में आज मणिपुर जल रहा है। कौन है नॉर्थ ईस्ट में? मणिपुर में कौन है? आदिवासी लोग हैं। आदिवासी की तो बस्ती है। और एक आदिवासी महिला हमारे देश में राष्ट्रपति है। यदि उसकी आंखों से आंसू नहीं आते तो मुझे वो दलित राष्ट्रपति नहीं चाहिए। मुझे मुझे राष्ट्रपति नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए मेरी बहन, जो राज्यपाल होते हुए फूट फूट के फोन पे रो के बात करती है कि अशोक, मैं ये पाप कहां ढूंढूंगी कि मैं अभिभावक हूं इस राज्य की। अनुसुईया हुई के बोल रही थी, मैं अभिभावक हूं इस राज्य के, मेरे सामने हो रहा है, हर दूसरी लड़की पे अत्याचार हो रहा है, हजारों के तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। मैं राष्ट्रपति को गुहार लगा रही हूं, प्रधानमंत्री को गुहार लगा रही हूं, गृह मंत्री समय नहीं देते। मैं करूं तो क्या करूं? क्योंकि मैं राज्यपाल हूं, यह पाप तो मेरे सर पे आएगा। तो ऐसे दलित नेताओं की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इस आरपीआई से लेके बहुजन समाज से लेके हमने कई दलित नेता देखे, और उन सब के लिए, नेताओं के लिए दलित मतदाता एक एटीएम है। चुनाव के समय आपके वोट लेता है, बाद में पैसा कमाता है, खुद हीरे की अंगूठियां पहनता है और दलित रास्ते पे रहता है। यदि क्रांति लानी हो तो वो नेता चाहिए जो आपके बीच में बैठे। संक्रांति के दिन मात्र दलितों के साथ खिचड़ी खाने वाले नेताओं को भगाओ। बोला नहीं, आप नहीं बैठो हमारे इसमें, हम दलित तुमको नहीं देते अधिकार कि तुम संक्रांति के दिन हमारे दिन में बैठो। तुम्हारी औकात हो तो रोज बैठ के खाना खाओ, तो समझ में आ जाए। संक्रांति के लिए कई कुंभ हो, प्रधानमंत्री 4 दलितों को पैर धोएंगे, सब दूर फोटो आ जाएंगे, उसके बाद में बढ़िया विदेशी साबुन से हाथ धो के 3 दिन तक सोचेंगे क्या किया मैंने। ये सिंबॉलिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये संविधान हमें सिंबॉलिज्म नहीं देता। संविधान हमें पूर्ण अधिकार देता है, पूर्ण दायित्व देता है। और यदि संविधान वही है, ये बदलने की बात करते हैं, लेकिन इनका बाप भी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ये 143 करोड़ जनता का संविधान है। ये नरेंद्र मोदी संघ का संविधान नहीं है। और यदि बदलना हो तो 143 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों की इनको हत्या करनी होगी। ये जब नहीं रहेंगे 100 करोड़ लोग, बाकी बचे हुए लोगों के बीच में इन्हें संविधान जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें संविधान बदलने का डर नहीं है अभी, वो तो समझ में आ गया। नागपुर में कार्यक्रम था 2024 के नतीजों के बाद की दिल्ली, और मुझे बोला गया कि क्या बोले 2024 के बाद की दिल्ली क्या बोलूं। तो फिर मैंने इतना ही कहा कि मैंने बोला 2013 में गुजरात से एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब जो किसान हैं यहाँ पे वो जानते हैं, गाय का बछड़ा जो छोटा होता है पूरे घर में घूमता है, ये तोड़ वो फोड़, उसको कोई कुछ नहीं कहता, सब प्यार करते हैं उससे। गाय का दूध निकालने के पहले भी बछड़े को दूध पिलाते हैं। 5 साल हो गए, बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो वही चलता रहा। फिर 5 साल हो गए, 10 साल हो गया, बछड़ा वही घर में घूमता रहा। अब उसको सींग भी फूट गए, अब वो सींग भी मारने लगा, इधर करने लगा, उधर करने लगा। फिर 2024 में घर के बुजुर्ग ने बोला
कि अब ये बछड़ा जो है इसको खेत के काम में लगाने के लायक हो गया है, अब इसका बैल बनाओ। और सांड का बैल कैसे बनाते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 2024 के नतीजों ने इस मदमस्त सांड को बैल बना दिया। ये फिर सांड न बने, ये हम लोगों का दायित्व है और इसके लिए जनजागरण जरूरी है। ये मात्र भाषण नहीं है। ये हम ये पढ़ते हैं कि प्रास्ताविकता पढ़ लिए, शपथ ले ली, ये फॉर्मेलिटी हो गई है। ये आप रोज भी स्कूलों में भी कंपलसरी करो। महाराष्ट्र में तो कंपलसरी था स्कूल में। खोबरागड़े बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने तो कंपलसरी करवा दिया था। उससे नहीं बदलेगा। रामायण सीरियल से देश राम में नहीं होता, या राम की जो क्वालिटीज है तुम में नहीं उतरती। वो एंटरटेनमेंट होता है। ये प्रोग्राम मात्र इवेंट मत बनाओ कि आप आए इवेंट बनाया चलो ठीक है। संविधान घर घर बांटने की बात कर रहे हैं, पहले तो संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अब जब उनको पता पड़ा कि संविधान बदलने पे जूते पड़ते हैं तो फिर अब संविधान घर घर बांटने के। महाराष्ट्र में चुनाव में 5 लाख घर में संविधान बांटा। मैंने बोला जो बांटने आता है उसको पूछो संविधान समझ में आता है उसको। अरे तो कुछ तुझे नहीं समझ में आता तो हमको क्यों बांट रहा है। संविधान बांटने की जरूरत नहीं है। संविधान कॉपी घर पे ड्राइंग रूम में रखने की जरूरत नहीं है। संविधान में जो अधिकार दिए हैं, वो जो हमारे कर्तव्य है, इसको लोगों के बीच में बताने की जरूरत है। हमारे अधिकारों को अवगत करने की जरूरत है। अभी यूपी में जो उपचुनाव हुए उसमें जो नंगा नाच हुआ, मतलब जो विपक्ष के मतदाता थे उनको घर से निकलने नहीं दिया। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। महिलाओं के लिए वैसा नंगा रिवॉल्वर लेके अधिकारी बोल रहा है गोली मार दूंगा घर से निकलोगी तो। ये सब कर रहा था ना। अखिलेश जी बैठ के ट्वीट कर रहे थे। एक तो ये ट्वीट ने और फेसबुक ने सत्यानाश कर दिया। नेताओं को रास्ते पे लाने का ही काम बंद कर दिया। मध्य प्रदेश में क्या कम गड़बड़ नहीं हो रही है। दिग्विजय जी की एक पदयात्रा मुझे लगता है जो नर्मदा वाली हुई, उसके बाद तो मैंने कभी कांग्रेस का कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर दिग्विजय जी के कहने पे वो राहुल गांधी ने पदयात्रा की, वो भी पदयात्रा करके निकल गए, पीछे सब साफ। ये निरंतर, जब समाजवादी नेता को बुरा लगा कि मैंने बोला तो एयर कंडीशन वाला नेता हो गया, बोला अरे आप ऐसा बोल रहे हैं। मैंने क्यों, तुम्हारे जिला अध्यक्ष नहीं थे? अरे तुम्हारे कार्यकर्ता नहीं थे उस बूथ पे, उतरते रास्ते पे मुस्लिम महिलाओं पे बरसने वाली लाठी आपने पीठ पे लेते तो लोग तुम्हारा साथ देते। कल क्यों साथ देगा तुम्हारा कोई? बस हम तुम्हारी अच्छी बात करेंगे, तुम हमको वोट दो, और वोट दिलवाओ तो सही। एक पत्रकार न्यूज़ 24 का, वो अपना कैमरा लेके गांव में घुसा, बोले किसको वोट देने से मना किया? 100 लोग इकट्ठा हो गए, बोले चलो मेरे साथ। वो कैमरा ऑन करके बूथ तक गया, उनका वोट करवाया। ये क्या पत्रकार का दायित्व है? राजनीतिक दलों को अपना दायित्व समझ लेना चाहिए। एयर कंडीशन चेंबर से बाहर निकलना चाहिए। ट्विटर फेसबुक से बाहर निकलना चाहिए। ये रास्ते की लड़ाई है। रास्ते की लड़ाई से ही होगी। और जनता को, आज आप सुन रहे हो, ये विचार आपको अच्छे लगे तो एक एक आदमी तक पहुंचाओ, क्योंकि ये आने वाले समय में ये सिर्फ संविधान खत्म नहीं करेगा। इस देश के नीचे इतना कर्जा लाद दिया है कि आने वाली पीढ़ी, हम तो जी लिए हैं, हमारे जो बच्चों के बच्चे होंगे वो श्राद्ध के दिन अपना फोटो रख के जूते से मारेंगे। बोले कि इसको क्या थाली निकालना, जूते से मारो इसको। नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में 50 साल का बॉन्ड लिया। बताइए 2073 में जो सरकार आएगी उसको ही लाखों करोड़ रुपए देने पड़ेंगे वापस। आप इमेजिन करो कि आप 50 करोड़ रुपए का कर्जा लेके मर गए, आपका बेटा भी मर गया, और पोते के बाद बैंकर आके बोलता है 50 करोड़ दो। बोले क्यों? बोले यार तुम्हारे दादा ने लिया था। वो क्या दादा की इज्जत करेगा क्या? ये हाल कर रखा है इस देश का। किसी भी फ्रंट में ये देश प्रगति नहीं कर रहा। ये ढकोसला है, ये झूठ बोलते हैं। जिस भूमि पे आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश में, अरे बिना कटोरा लिया यहां सैलरी नहीं बढ़ती साहब। महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री कटोरा लेके घूमते, 2000 करोड़ रुपए कर्जा दो, सैलरी देनी है। ये जो फ्री में मिलता है ना, ये फ्री में नहीं है। ये तुम्हारे और मेरे खून पसीने की कमाई है। और यदि ये लुटवा रहे हैं तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, इस देश को भुगतना पड़ेगा। 1500 रुपये लेके महिलाएं वोट देती है, 50-50 हज़ार रुपये में लोग बिकते हैं।
लाखों करोड़ रुपए चुनाव होने के बाद भी 50-50, 500-500 रुपए के बंडल मिल रहे। बताइए, कोई गार्ड की डिक्की खोलता है उसको 3 बंडल मिल जाते हैं, कोई बस में ट्रैवल कर रहा है उसने नीचे हाथ डाला 2 बंडल मिल गए उसको। इतना बेहिसाब पैसा चुनाव में हुआ। चुनाव में पैसा उद्योगपति लगाएगा, दुगना वसूलेगा। यदि किसी सेठ ने पैसा दिया है तो उसका दुगना वसूलेगा, इतना याद रखिएगा। कोई फ्री में नहीं देता इस देश में, और कोई फ्री में देने के लिए नहीं आया है। ना नरेंद्र मोदी के पास कोई जमीन है, ना अमित शाह अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, ना मोहन यादव कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। ये सारा तुझको तेरा अर्पण करके जाते हैं और कर्जा बढ़ा के जाते हैं। सवाल पूछिए, संविधान कहीं नहीं जा रहा है और संविधान इनका बाप चेंज नहीं कर सकता। बस इनको नकेल डाल के ये संविधान को सही तरीके से लागू करवाना होगा, या ऐसे लोग लाने होंगे जो बाबा साहेब आम्बेडकर के सपने को देखते हैं, जो बोलते। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि डेमोक्रेसी इस देश को नहीं थोड़ी है। हजारों साल से इस देश ने संविधान, पार्लियामेंट का कंसेप्ट बुद्ध धर्म था। उन्हें कहा हम गुलाम बन गए थे, अब डर यह है कि फिर से गुलाम न बने। और ये प्रोसेस जो चल रहा है 2013 से, ये फिर से देश को गुलामी में डालने का चल रहा है। फिर उसके बाद 100 साल बाद बाहर निकलेंगे, कहां निकलेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए इससे ऊपर उठना होगा। सही कहा कि ये संविधान का हटना, इसका मतलब दलितों का रिजर्वेशन जाना नहीं है। संविधान का हटना मतलब हम सब खत्म होना है। संविधान के बारे में जब ओबामा जी आए थे और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ओबामा जी ने एक किताब दी मनमोहन सिंह को गिफ्ट, हैदराबाद हाउस में। और क्योंकि मनमोहन सिंह को गिफ्ट में किताब ही दी जा सकती है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। इस कुपढ़ को आम ही दिया जाता है, या शॉल वॉल दी जाती है जो लपेट के घूमे। किताब को इसका कोई लेना देना नहीं। तो जब किताब दी तो उसमें उन्होंने लिखा, फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और एक किताब मनमोहन सिंह जी के हाथ में दी तो वहाँ सीताराम येचुरी जी थे, अब नहीं रहे बेचारे। तो येचुरी जी ने वो किताब ऐसी देखी और पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर रॉन्ग। तो उसने कहा हाउ कम? बोले जस्ट से फ्रॉम वन डेमोक्रेसी टू द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बोले यू आर नॉट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ओबामा बोले अरे बट आई लर्न दैट वी आर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बोले नो। फिर उन्होंने बताया कि जब मेरे यहां संविधान लागू हुआ, उस संविधान में महिलाओं को और दलितों को वोट का अधिकार था, जब अमेरिका में नहीं था, पूरे यूरोप में नहीं था। आपके यहां कालों को अधिकार नहीं था, और मेरे यहां ऐसा कोई भारतीय नहीं, स्त्री पुरुष किन्नर सबको अधिकार दिया। और तब बाबा साहब ने कहा था कि मैं भिखारी को भी राजा बनाने के लिए संविधान दे रहा हूं। इस देश का आदमी रास्ते पे भी बैठे तो ये तथाकथित चाय वाला भी बना है प्रधानमंत्री, तथाकथित, तो भी ये इसी संविधान की देन है। और ये कांग्रेस को गाली देते हैं, अरे कांग्रेस ने इस संविधान में कुछ गड़बड़ की होती तो ये चाय वाला अभी कुछ चाय बेच रहा होता। एक कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने संविधान समझ के रखा। अब इस चाय वाले को डर लग रहा है कि यदि मेरे जैसा आदमी ये देश हाथ में आ गया और मैं मनमानी तरीके से अब अपने आप को भगवान समझने लगा। उसने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूं। अब वो बड़बड़ाने लगा है, वो उम्र भी हावी हो गई है। तो जब ये ऐसा आदमी बोलने लगा है तो इसको डर है कि कोई और नहीं आए, तो उस रास्ते बंद कर रहा है। और वो रास्ते बंद करने के लिए उसको ताकत चाहिए जो इस देश की जनता नहीं दे रही है। तो उसने नया रास्ता ढूंढा मशीनों का। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें बहुत सजग होना होगा। उसके पहले जन जागरण करना होगा। 5 साल पड़े हैं, इसलिए चैप्टर 1 का भाषण, संगीत, गीत, संविधान अमर रहे, सब अपनी जगह पे। अब किसी की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ जन जागरण की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है, हमारे कॉमरेड साहब जैसे वक्ताओं की जरूरत है, बस ये बताने की जरूरत है कि इसको संभाल के रखो, ये नायाब चीज है आपके पास। ये आपको सांस लेने के लिए परमिशन देती है। आज मैं यहाँ सामने बोल रहा हूँ तो ये मुझे उसी संविधान ने अधिकार दिया। आप बैठे हो तो इसी संविधान ने अधिकार दिया। ये संविधान नहीं होगा तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, हम चल भी नहीं पाएंगे, हम खा भी नहीं पाएंगे, हम जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सब हम क्या करेंगे वो एक तानाशाह तय करेगा। तो इसीलिए ये संविधान को किसी भी हालत में
कोई टच ना करे और इस संविधान के हिसाब से देश चलाए। इसलिए ऐसे लोग सत्ता में लाने होंगे जो इस संविधान की गरिमा को समझते हैं। किसी भी चीज़ को, एक आपने किसी के हाथ में मर्सिडीज दी जिसने ऑटो जीवन भर ऑटो चलाया, वो मर्सिडीज गाड़ी को ठोक ठाक के सत्यानाश कर देगा उसका। ऐसे ही कर रहा है ये आदमी। तो मर्सिडीज को गाली मत दो, मर्सिडीज तो वही है। ये ड्राइवर को मतलब भाई इसको एक नया ऑटो खरीद दो, बहुत ज्यादा प्रेम है तो आजकल ऑटो वाले भी चीफ मिनिस्टर बनने लगे सर, मतलब तो मैंने तो कई बार कहा है ना, संविधान की देन है। मैं ऑटो वालों को चीफ मिनिस्टर बनने से मुझे नाराजगी नहीं है, मुझे गर्व होता है, लेकिन मुझे दुख होता है वो राज्य भी ऑटो जैसा चलाता है। प्रॉब्लम वो है। तो कुल मिलाकर आज संविधान दिन 26 तारीख का है, लगातार मेरा भी अभी 25-26 को मेरे भी उस पर प्रोग्राम है। मैं सबसे आपको बेहतरीन कुछ नहीं करना है, बाबा साहेब आम्बेडकर का जो आखिरी भाषण था संविधान सभा में, वो आप पढ़ लीजिए। वो आप भाषण पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और क्या मतलब बाबा साहब कुंडली देखते थे कि भविष्य देखते थे पता नहीं। 2013 के बाद 24 तक देश कैसा होगा ये पूरा उस भाषण में लिखा हुआ है। बस उन्होंने कहा कि मुझे डर है, ये शब्द लगाया उन्होंने, मुझे डर है, और वो डर साबित हुआ। और वो डर इसलिए साबित हुआ कि हम मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। मोदी जी बाहर से नहीं आए, हम में से हमने चुनाव जितवा के दिया है। तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, जनजागरण करिए, मतदाताओं को जागरूक करिए, बच्चों को बताइए आज़ादी क्या होती है। उनके लिए जय राम श्री राम त्रिशूल लेके घूमना बड़ा अच्छा लगता है उनको। आम्बेडकर की जय बोलना, जय भीम बोलना अच्छा लगता है, लेकिन भीम का मतलब क्या है ये पहले समझाओ, तो भीम बोलने का अधिकार भी आएगा। यदि मुझे भीम ही नहीं समझ में आ गया तो मुझे भीम बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो ये आप प्रयास कीजिए। अब दिग्विजय जी को भी बोलना है, मैं दिग्विजय जी को भी सुनने आया हूँ, और साथ में एक ऐसे यहाँ महर्षि है जिनको कानून के भीष्माचार्य यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मैं उनको भी सुनना चाहता हूँ। आपने मुझे सुना, धन्यवाद।